सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस हुकूमत ने मुल्क को जिस दलदल में धकेल दिया है, उनसे निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता नए इंतखाबात का रास्ता है। और हम फिर मुतालबा करते हैं कि 2020 में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए कौमी डायलॉग का आगाज़ किया जाए। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा फुल प्रूफ निज़ाम वज़ा करे जिससे इलेक्शन की शफाफियत पर कोई उंगली ना उठा सके। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, अभी कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह किया और उसमें उन्होंने गुफ्तगू की। पहले तो उन्होंने मोटरवे के हवाले से बात की, फिर उन्होंने CPEC के हवाले से गुफ्तगू की। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर जो सियासी मुखालफीन हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये बात की, नवाज शरीफ के हवाले से बात की। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अल्लाह ने मुझे माफिया का मुकाबला करने के लिए तैयार किया है। फिर उन्होंने धरने के हवाले से कहा कि धरना एक्सपर्ट मैं हूँ, मुझे मालूम है धरना किस तरह दिया जाता है। मौलाना फजल रहमान के वजह उन्होंने बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा पिछले दिनों कंटेनर पर एक सर्कस हुआ है, मौलाना ने अपने आप को हमेशा बेचा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक यहाँ पर जो कुछ होता आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ख़राब सियासत हुई है, लेकिन मेरा उन्होंने कहा कि जो असल फ़र्ज़ है वो ये है कि माफिया को बेनकाब करूँ। मैं वोट मुझे अगर नहीं भी मिलता है तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं है। उन्होंने कहा वोट मिले ना मिले लेकिन मुझे अल्लाह के आगे जवाब देना है। ये जो गुफ्तगू थी उसका लुब लुबाब नाज़रीन को चाहिए था। और ज़रा इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नज़ीर लगाई साहब हमें ज्वाइन करें। कराची साहब, बहुत शुक्रिया लगाई साहब। जो एक लहजे में एक नरमी आई थी वज़ीर आज़म के और वो कोई जिक्र नहीं कर रहे थे अपोजिशन के हवाले से। अपनी पिछली हमने तकरीबात में उनके खिताब देख लें, लेकिन आज फिर वही लहजा था। अल्फाज में थोड़े बहुत रद्दबदल तो ज़रूर था, लेकिन वज़ीर आज़म ने फिर निशाना बनाया है अपोजिशन को और मौलाना फजल रहमान को तो काफ़ी कुछ बोला है उन्होंने। क्या लगता है एक बार फिर तलखी क्यों आई है उनके लहजे में? असल में खिफत है और कोई चीज़ नहीं है। कल के अदालती फैसले से काबीना के इजलास में ये फैसला कर चुके थे कि ये उनको जाने देना है और अपने वज़रा को मना कर चुके थे कि उनके बारे में बात नहीं करनी है और उनके सामने बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करनी है। और फिर जब उनको रोकने की कोशिश की तो फिर कोर्ट के में मामला चला गया और ये भी चाहते थे कि कोर्ट करे, लेकिन कोर्ट ने भी तो वही किया ना जो ये कर चुके थे। और ये इन्होंने बाकायदा इजाज़त दी, साथ में शर्त लगा दी। तो शर्त वो लगा नहीं सकते थे, कोई कानून ऐसा है नहीं पाकिस्तान में जिसके तहत वो इस तरह की शर्त लगाएं कि कोई भी शख्स अब बाहर जाए तो उसके लिए इतने पैसे लेकर जाए। स्टेट होती है, उसके लिए लेजिस्लेशन होती है, कानून साजी किस लिए होती है। वरना स्टेट में और किसी ताकतवर गुंडे में एक ही तो फ़र्क होता है ना कि वो तमाम अपने इक़दामात का कानूनी जवाज़ रखती है और गुंडे के पास कोई कानूनी जवाज़ नहीं होता है। तो आप किसी भी सतह पर हों, आप कानून के बगैर आप कोई अमल नहीं कर सकते। कानून यही कह रहा है। लेकिन साहब कानूनी तौर पर भी तो कोई अभी इंदिया नहीं दिया ना कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले को लेकर, या फिर हुकूमत कोई फैसला कर रही है इस हवाले से, इस पर भी तो खामोशी है। वो कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने अगर कोई वोट बैंक है तो उसको मुतमैन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने कोई डील नहीं की है, मैंने कोई NRO नहीं दिया है, फिक्र नहीं करो, मैं इनका ऐसे ही मुखालिफ हूँ जैसा वो, और मुझे वोटों की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे तो
मैं बस अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होना चाहता हूँ। यानी कि बाकी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, क्या उनके मामलात अल्लाह ताला के पास नहीं। सिर्फ इमरान खान साहब के मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला के सुपुर्द हैं, और वो उन्हीं के बारे में जो है भाई गवर्नेंस आप करें, और फिर आप जो है वो आवाम को कहें कि नहीं मैं आपको जवाब दे रही हूँ, मैं तो बस आगे आखिरत में जवाब दूंगा। फिर आखिरत का जवाब हो तो फिर और काम करें, फिर सियासत में, फिर गवर्नेंस में, फिर इक़्तिदार में, फिर कुर्सी में, फिर ताकत में, इन तमाम चीज़ों में क्यों आते हैं इस खेल में। आप वो काम करें जो फिर आप अल्लाह के सामने भी सुरखरू हूँ और अपने आप भी सुरखरू हूँ। ये इक़्तिदार में आना है तो फिर अवाम की खिदमत करनी पड़ेगी। एक, अवाम को डिलीवर करने का, नंबर 2, अवाम से जो है वो धोखा और झूठ नहीं बोलना होगा, नंबर 3, इस तरह के इक़दाम करने होंगे जिससे अवाम बराह रास्त इस्तेफादा करें, जिससे अवाम को फ़ायदा हो। आप ये ना कहें कि अगर कोई अवाम मुसीबत में आए हुए हैं तो जी ठीक है अल्लाह देख रहा है, तो ऐसा नहीं आप कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके अमाल का जिम्मेदारी अपने सर पर खुदावन ताला जो है अल्लाह ताला इस तरह के चीज़ों को आप, लेकिन आपको आवाम को जवाबदेह होना होता है। बिल्कुल सही लगा साहब पॉइंट टेकन। और जाहिर है जो आवाम आपको वोट देकर लाई इक़्तिदार में, उसको तो आपको जवाबदेह होना ही होगा। थोड़ी सियासी सूरत हाल की ज़रा बात करें नाज़रीन, तो मुल्क की सियासी हालात ऐसे हो चुके हैं कि माजी रकीब आज बहुत ही करीब हैं। आज पीपल्स पार्टी के जालों और नून लीग के मतवालों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया। जिस नज़रियाती सियासत का परचम जाल उठाया करते थे, अब वो भी मफाहिमत की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जालों मतवालों को हम ख्याल बना दिया है, और इस तब्दीली की आखिर वजह क्या है? तब्दीली सरकार, या फिर मुश्तरका मफादात, या फिर कोई और वजह हो, मगर अब भी दोनों सियासी जमातों में ऐसे कारकुनान हैं जो या तो मसलहत के तहत खामोश बैठे हैं, या फिर बाबम के दौल अपनी नज़रियाती सियासत पर कायम है। और इस नज़रियाती सियासत के कारकुनान के नज़दीक उसका रकीब आज भी वही है जिस नज़र से वो माजी में उसे देखता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले कारकुन और रहनुमा और माहिर कानून एतजाज़ एहसन भी उन्हीं में से एक हैं, जो ये निशानदही कर रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान के लोग एक एक करके बाहर जा रहे हैं, या फिर वो मफरूर करार दिए जा चुके हैं, या फिर चाहे वो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार हो, हसन नवाज़ हो, हुसैन नवाज़ हो, या फिर वो जिनकी तरफ एतजाज़ एहसन इशारा कर रहे हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए ये सवाल उठता है नाज़रीन कि क्या नवाज शरीफ जो इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं वो वापस आएंगे, या फिर अकेली मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून को जिंदा रख पाएंगी? वो लोग जो नून लीग में धड़ेबंदियों की बात करते थे, क्या उनकी बातें ठीक साबित हो चुकी हैं? क्या नून लीग नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में मुस्लिम लीग शीन या मीम में तब्दील नहीं हो जाएगी? और अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो फिर शहबाज शरीफ जो हैं वो किन कानूनी और सियासी पेचीदगियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है? और इन तमाम सवालात के साथ हम आज के प्रोग्राम के बारे से बात भी करेंगे। जरा एतजाज़ एहसन साहब ने आज गुफ्तगू की है, आपको पहले वो दिखा देते हैं। मुस्लिम लीग नवाज बड़ी मुबारकें दे रही है कि मियाँ साहब को इजाज़त मिल गई है बाहर जाने की, बड़ी अच्छी बात है। पर मुस्लिम लीग नवाज को और मियाँ नवाज शरीफ को सोचना पड़ेगा कि वो भी जा रहे हैं, बेटे पहले चले गए, समदीक भी मफरूर है, भाई का बेटा भी मफरूर है, भाई का मियाँ साहब का दामाद भी मफरूर है, अब ये भी जा रहे हैं। अकेली मरियम को छोड़ के सन 2000 में भी मुशर्रफ से NRO करके साल के अंदर सरूर पैलेस में भाग गए थे। जी, राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून से मैं ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, बड़ा नाम है एतजाज़ एहसन, और अब वो जब इस तरह की बात करते हैं कि जी सारे मफरूर हैं, और अगर हम मियाँ साहब भी चले जाएंगे, शहबाज शरीफ भी चले जाएंगे, तो अकेली मरियम साहब के पूरी सियासत को संभालेंगी? क्या नून लीग की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी? ये एक सवाल है। और क्या मियाँ साहब वापस आएंगे? आप अभी मुझे दिखा रहे थे शायद किसी वकील की टाक गुफ्तगू, मेरा ख्याल है कि ये शायद सेनेटर थे जो पार्टी के और जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में बड़ी अहम सीट पर थे, और आज जरदारी साहब परेशानियों में हैं तो ये पार्टी के साथ नज़र नहीं आते। इंसान अगर ख़ुद अपने गिरेबान में झांके तो उसको अपना भी अक्स नज़र आए। वो बात कर रहे हैं जब बेगम कुलसूम मौतो हयात की कशमकश में थी तो यही एतजाज़ एहसन साहब ने इसी तरह मजाक और डिटाई के साथ गुफ्तगू की थी, और बाद में कौम से माफ़ी मांगी थी। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात है। और एतजाज़ एहसन साहब से मैं गुजारिश करूंगा, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, कि एतजाज़ एहसन साहब आप आजकल किस पार्टी में हैं, कहां पे खड़े हैं? अब जरदारी साहब से आपकी मुलाकात क्यों नहीं होती? और
आप बिलावल के साथ आप क्यों नहीं खड़े? आपको खड़ा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ का जीना मरना पाकिस्तान की आवाम के साथ है। काश 26-27 दिनों में जो पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर थे, डॉक्टर शमसी साहब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और खुद इमरान खान, तो राणा साहब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे इलाज करवा के? ये एक सवाल है ना जो गर्दिश कर रहा है, सभी पूछ रहे हैं सवाल। जी मैं अर्ज करता हूं, मैं समिया अर्ज ये कर रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब 13 जुलाई को 2018 को लंदन से अपनी बीवी को मौतो हयात की कशमकश में छोड़कर और मरियम बीबी अपनी वालदा को छोड़कर अडियाला जेल गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, तो काश एहसन इकबाल साहब को वो दिन भी याद होता, लेकिन वो भूल जाते हैं क्योंकि कहीं से उनको एहसन इकबाल नहीं, व्हाट्सएप का मैसेज आता है जिस पर बात करनी होती है, जिस पर बात करनी होती है। आज मियां नवाज शरीफ साहब इंतहाई सीरियस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जिस पर आपको पता है कि तमाम सीनियर डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन आ चुकी है, जी। उनके प्लेटलेट्स का ठहराव ना होना ये एक सवालिया निशान है। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर से जब सर्विसेज हॉस्पिटल में आते हैं, तमाम सीनियर बोर्ड के डॉक्टर्स ने उनके टेस्ट लिए। अगर वो इलाज इधर पॉसिबल था या है। राणा साहब मैं आती हूँ, आपकी जानिब बड़े सवालात हैं मुझे आपसे करने हैं। ठीक है राणा साहब मैं आती हूँ। अब्बास नकवी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अब्बास जरा बताइएगा मियां साहब की तबीयत के हवाले से क्या बातें सामने आ रही हैं और कब तक होगा उनका जाना इलाज के हवाले से? नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तमाम मामला तो तय पा गए हैं। जो एयर एम्बुलेंस है, मरियम औरंगजेब से जो तर्जुमान है नून लीग, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि एयर एम्बुलेंस जो है कल सुबह वो लाहौर पहुंचेगी और मियां नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं वो 30,000 पे थे, उनको स्टीरॉइड दिए गए हैं और उनके जो प्लेटलेट्स हैं उनको 50,000 तक मैनेज किया जाएगा ताकि वो सफर के काबिल बनाया जा सके उनको, क्योंकि एक लंबा सफर वो काटेंगे। अगर वो कतर जाते हैं तो 3.5 घंटे लगते हैं, अगर वो लंदन जाते हैं तो 8 घंटे लगते हैं। तो एक पाकिस्तान आएगी, उसमें मियां शहबाज शरीफ, डॉक्टर अदनान और डॉक्टर की जो दीगर टीम है वो मियां नवाज शरीफ के साथ जो है वो बैरून मुल्क रवाना होगी कल सुबह, और इसके हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर ली गई हैं। ठीक है, तो अब्बास मुमकिन तौर पर कल अगर एयर एम्बुलेंस आती है तो कल ही रवानगी हो जाएगी मियां नवाज शरीफ साहब की? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि मरियम औरंगजेब से हमारी बात, उनका ये कहना था कि नून लीग में जाती उम्र में तैयारियां मुकम्मल है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से डॉक्टर जो है वो भी मुकम्मल तैयारी करके बैठे हुए, सिर्फ अभी इंतजार किया जा रहा है एयर एम्बुलेंस का। ठीक है, जैसे ही एयर एम्बुलेंस पहुंचेगी तो उसके तकरीबन 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा लगेगा। तो यानी कि जैसे अगर कल एयर एम्बुलेंस पहुंचती है तो मियां नवाज शरीफ साहब रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। अब्बास नकवी में आगा कर दे लगाई साहब। अब ये जो सूरत हाल है, खुद एहतियाज हसन साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी है और ज़ाहिर है मियां साहब को जाना है बाहर और इलाज करवाना है और अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे मियां साहब को। लेकिन सवाल तो बड़ा गर्दिश कर रहा है, एहतियाज हसन जैसे पुराने जो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं वो बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या वाकई ये एक सवालिया निशान है अभी भी कि मियां साहब आते हैं कि नहीं आते वापस? एक तो ये कि एहतियाज अहसन सीनियर सियासतदान है और बहुत काबिल एहतराम। जी उनकी तमाम बातों से कतई नज़र उनका अपना मकाम और मर्तबा इतना है कि मुझे उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, उनकी बीमारी के हवाले से क्योंकि ये बात दोनों तरफ से प्राइवेट डॉक्टर्स भी और सरकारी डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है जी। बल्कि सूबाई वज़ीर सेहत जो उनके मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट करती रही हैं वो भी ये कह रही हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। और वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि मैं तो इस हक़ में था कि वो चले जाएं, लेकिन मेरी काबीना के साथी इस हक़ में नहीं थे कि वो उनको जाने दिया जाए। यानी कि काबीना की जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उसमें हैरत अंगेज़ तौर पर मियां नवाज शरीफ उस तरफ से जो कह रहे थे जाने दिया, अपना इमरान खान उस तरफ से जो जाने दिया जाए और वो दूसरे लोग थे जो कह रहे थे कि ना जाने दिया जाए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। इसी तरह का एजाज एहसन साहब का भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनकी भी कोई माजी की बातें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज तो इस बीमारी के सबब जा रहे हैं। बड़े पॉलिटिशियन हैं मियां नवाज शरीफ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने माजी में इस तरह के
इकदाम किए थे जिन पर उस वक्त सवाल उठा था। इसी तरह के सवाल जाहिर है वो उठा रहे हैं। हमें अब उन सवालों की तरफ मुझे कम से कम नहीं जाना है कि मैं उनके सवालात दोहराऊं या उनके बारे में कहूं कि मैं उनकी जो है वो जो उनका मौक़िफ़ है उसकी हिमायत करता हूं, लेकिन मैं उन पर तनकीद भी नहीं करता, इसलिए कि वो एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं और पॉलिटिकल लीडर हैं, और अब उनका मकाम और मर्तबा ये है कि मुझ जैसे आम आदमी को उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जनाब एहसास हसन के बारे में। जहाँ तक है मियाँ नवाज शरीफ का जाना, अल्लाह ताला करे कि वो खैर खैरियत से यहाँ से रवाना हूँ और पहुँचें अस्पताल में, और चाहे वो बरतानिया जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं, जहाँ भी पहुँच रहे हैं उनका इलाज हो, बेहतर इलाज हो, वो सेहतमंद हों, वो बेहतर होकर। मैं इस बात का समझता हूँ, उस तकलीफ़ को मियाँ नवाज शरीफ को तो होगी, मियाँ नवाज शरीफ के ख़ानदान को भी होगी, उनकी बेटी को भी होगी, उनके भाई को भी होगी। इस ख़ानदान ने दुख भी बहुत उठाए हैं, लेकिन अब जो तकलीफ़ मैं महसूस करता हूँ जो उनकी वालदा को होगी, मैं उसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकता हूँ, मैं उसके बारे में महज सोच ही सकता हूँ, एक ख्याल ही कर सकता हूँ। तो ये बात तो सबसे ज़्यादा उन्हें होगी मालूम कि मेरे बेटे की तबीयत, और जिसने इस तरह से ज़िंदगी गुजारी है और इस तरह से वो यहाँ पहुँचे हैं, तो ये उनके लिए उनकी वालदा ही सबसे बेहतर जान सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी हमें बहरहाल दुआ करनी, बिल्कुल हमें दुआ करनी चाहिए, हम दुआ गो भी हैं, हम दुआ गो भी हैं। अल्लाह मियां सबको सेहत दे। ऐसे हालात हों कि तमाम लोगों के लिए यही इलाज मुमकिन हो, ऐसी सहूलतें हो, इलाज मुमकिन हो, ये ज़रूरी नहीं। और ये हमारे हुक्मरानों को करना है, ये कोई और आकर नहीं करेगा। जिनको वोट दिया है अवाम ने, उनका काम है कि पाकिस्तान में तमाम तर सहूलतें तमाम तर लोगों के लिए हों। ज़रूरी नहीं है कि वो सियासतदान हो, आम आदमी के लिए भी तमाम सहूलतें होनी चाहिए। नाज़रीन, ये तो थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से बात। मियाँ जरदारी से बात करते हैं, उनकी भी खराबी सेहत का मामला बताया जा रहा है कि अब आज से उनकी फिजियोथेरेपी भी शुरू कर दी गई है, और जो उनकी फिजियोथेरेपी है उनकी कमर और गर्दन में तकलीफ की वजह से की गई है। तो उनकी सेहत के हवाले से थोड़ी अपडेट ले लेते हैं शबिया नकवी से। शबिया बताइएगा कैसी तबीयत है जरदारी साहब की? जी बिल्कुल, जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनको प्रिंस अस्पताल में दाखिल हुए 3 हफ्तों से ज़्यादा हो गया। शुरू में उनके हार्ट के, उनके ब्लड के मुख्तलिफ टेस्ट हुए और उसके साथ उनका फर्दर ट्रीटमेंट होता रहा। लेकिन अगर हम बात करें जरदारी साहब की अभी की तबीयत की, तो 2 दिन पहले जो है प्रिंस अस्पताल की जो फिजियोथेरेपी की हेड थी डॉक्टर मुबशरा साबिर, उन्होंने विजिट किया और उन्होंने उसके बाद बताया कि इनकी जो हम रेगुलर फिजियोथेरेपी करेंगे, क्योंकि उनकी गर्दन का MRI भी किया गया जो कि सही नहीं था। तो डॉक्टर मुबशरा का यही कहना था कि जब तक मुसलसल फिजियोथेरेपी होगी तो उनकी जो गर्दन के मोहरे हैं या उनकी बैकबोन है उसको जो है बहुत इफेक्ट होगा, वो बेहतर होगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें उनके हार्ट की, तो क्योंकि उनके मेन वॉल में एक क्लॉट है जो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उनका थैलियम स्कैन भी होना था, लेकिन क्योंकि जरदारी साहब की सेहत बेहतर नहीं है तो इसलिए डॉक्टर्स अभी इंतजार कर रहे हैं कि जब उनका फर्दर जो ट्रीटमेंट है चलता रहेगा, जब उनकी सेहत थोड़ी सी बेहतर होगी तो उसके बाद जो है उनका थैलियम स्कैन भी किया जाएगा और उसके बाद ही डॉक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि आया उस क्लॉट को डिसॉल्व किया जाएगा या और ट्रीटमेंट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शबिया नकवी, आप हमें आगाह करी थी। लगाई साहब, ज़ाहिर जरदारी साहब की तबीयत ख़राब है और ये भी कहा जा रहा है कि इनकी तबीयत मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा ख़राब है। ज़ाहिर इतने दिनों से वो पिम्स हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, कार्डियक वार्ड में हैं, क्लॉटिंग है वॉल में। बार बार पीपल्स पार्टी मुतालबा करी है कि उनको ज़ाती मुआलज तक रसाई दी जाए, उनके लिए भी कोई मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। तो आपको लग रहा है कहीं यहाँ पर एक निगलिजेंसी हो रही है, सारी तवज्जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत पर चली गई है? अच्छा, मियाँ आसिफ अली जरदारी तारीख़ के शायद उन घड़ियों में पैदा हुए जब कोई इंतकाम तहरीर कर रहा था कि जब भी कोई आए इनसे इंतकाम लिया जाए, इसका इक़्तिदार जिसका भी हो ये उस इंतकाम का शिकार हो। अब तक फार्मली किसी कोर्ट ने आज तक अब तक इन्हें कोई सज़ा नहीं दी है, लेकिन 2 उम्र कैद के बराबर की सज़ाएं ये काट चुके हैं। अब फिर एक बड़े अरसे से ये जेल में हैं और अब भी इनके ऊपर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं की गई है। एक तूफ़ान मचाया गया है, प्रोपेगेंडा होता रहा सरकारी सतह पर, मीडिया की सतह पर, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं उनसे एक इंतहाई न्याज़मंदाना ताल्लुक़ रखता हूँ। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मज़ीद भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी
जनाब, वेलकम बैक टू द शो। और जरा बात करते हैं जरदारी साहब की सेहत के हवाले से। राना साहब, नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? ज़ाहिर जरदारी साहब की खासी तबीयत ख़राब है और उनको तो उनकी ज़ाती उम्र से रसाई भी नहीं मिल रही है। वही कहते हैं कि ये हमारे साथ अलग सलूक किया जा रहा है। समिया, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब हों या मियाँ नवाज़ साहब हों, इस मुल्क के हर शहरी को इलाज की सहूलत देना हर गवर्नमेंट की आईनी जिम्मेदारी होती है। कोई जेल में हो, कोई कैद की सज़ा काट रहा हो, और इस हुकूमत की नाअहली है कि ये 1.5 साल हो गया है, दुनिया को भी शक है, अवाम को भी शक है, लेकिन हकीकत यही है कि अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर मुसल्लत हैं। वो कंटेनर से नहीं उतरते, वो मजाक और तज़हीक करते हैं हर शहरी की। मार रोड के ऊपर लाहौर के अंदर 2 हफ्तों से नाबीना अफराद बैठे हुए हैं, स्पेशल अफराद बैठे हुए हैं, अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। ये आपके दौर में भी होता था ये एहतजाज नाबीना अफराद का? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। हमारे दौर में होता था, हमारे दौर में समिया होता था, हम इश्यूज को टेकअप करते थे, हमने 4000 को सरकारी जॉब दी। ये तो बात ही नहीं सुनते। आज 50,000 से ज्यादा डेंगू के मरीज हैं। आज पंजाब के अंदर कैंसर के मरीजों को मेडिसिन नहीं मिल रही। अर्ज ये है कि जब मिनिस्टर हेल्थ यास्मीन राशिद खुद मियाँ नवाज़ साहब के पास गई और उन्होंने खुद कहा कि मियाँ साहब की तबीयत सीरियस नासाज है। ठीक है जी। डॉक्टर शमसी साहब को कराची से इन्होंने बुलवाया और इलाज प्रॉपर 27 दिन में इनके डॉक्टर डायग्नोज उनकी प्रॉपर उनका इलाज नहीं कर सके, उनका मर्ज डायग्नोज नहीं कर सके। हम इंतहाई गम में हैं कि पहले बेगम कुलसूम की बीमारी पर इन लोगों ने सियासत की, आज मियाँ नवाज शरीफ की सियासत पर तज़हीक अमेज रवैया है। ये कैसे वज़ीर आज़म साहब हैं? ठीक है। ये बात भी करते हैं, मजाक भी करते हैं। और मराज सही साथ तोता मैना की आज कहानी पढ़ रहे थे, और मैं समझता हूँ सरकार के पैसे करोड़ों रुपए एक फंक्शन पर खर्च होता है। आज हज़ारा जो मोटरवे है उसका आगाज तो मियां नवाज साहब ने किया था। सी पैक सही कह रहे हैं आप। ये जो पैसा है ये आवाम की फलाह बहबूद पर लगना चाहिए और हर हुकूमत को ऐसा करना चाहिए, चाहे वो आपकी हो, चाहे पीटीआई की हो या पीपल्स पार्टी को। बहुत शुक्रिया राना शाह साहब, आपका प्रोग्राम में ज़ाहिर और शामिल करनी है। नाज़रीन, महंगाई पर ज़रा बात कर लेते हैं। महंगाई का तूफान आया हुआ है। अगर हम सब्जियों की कीमतों की बात करें तो उनको तो पड़ लग गए हैं। आम आदमी की पहुँच से ये सब्जियाँ बहुत दूर हो चुकी हैं। अब हर आदमी परेशान है कि हम क्या पकाएं और क्या खाएं। तो मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह करेंगे कि वहाँ पर सब्जियों की कीमतें क्या चल रही हैं और वहाँ के आवाम क्या कहते हैं। पहले कराची से कफ़ील अहमद से बात कर लेते हैं। कफ़ील, कराची में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? यहाँ पर सब्जियों की क्या कीमतें हैं? देखिए, सब्जी की कीमतें जो हैं वो कम होने का नाम ही ले रही हैं। और अगर हम बात कर लें टमाटर की, तो टमाटर जो है वो ईरान से आने के बावजूद भी उसकी जो प्राइसेस हैं वो कम नहीं हुई हैं। इस वक्त सदर की मार्केट के अंदर ये जो टमाटर है 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जो हमारी यहाँ दुकानदारों से बात हुई है उनके मुताबिक सिंध की फसल में कम से कम 20 से 25 दिन हैं जब सिंध की फसल यहाँ दस्तयाब होगी मार्केट में, तो उसके बाद कीमतें यकीनन कम होंगी। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता। अगर दूसरी हम बात कर लें भिंडी की, तो भिंडी जो है वो 150 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है और मटर जो है वो 200 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। जो छिला लहसुन है वो 400 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। बिल्कुल सही कफ़ील, आपका शुक्रिया। चाहे वो टमाटर हो या फिर लहसुन हो या प्याज हो, सबको आग लगी हुई है कीमतों को। लोग परेशान हैं। लाहौर में ज़रा सूरत हाल जान लेते हैं। इरम हमारे साथ हैं। इरम, लाहौर में आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? यहाँ पर भी इतनी महंगी सब्जियाँ बिक रही हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में टमाटरों की बहरान की वजह से टमाटर जो थे वो ईरान से इंपोर्ट किए गए थे। 12 कंटेनर्स टमाटरों के ईरान से इंपोर्ट किए गए थे और वो पाकिस्तान के दीगर शहरों में, कराची समेत पंजाब के दीगर शहरों में फ़रोख्त के लिए मार्केटों में भेजे गए थे। लेकिन मार्केटों में इस वक्त टमाटर नज़र नहीं आ रहे। अवाम का और सब्ज़ी फरोश का हुकूमत से ये सवाल है कि आखिर वो टमाटर है किधर, क्योंकि जो मार्केटों में टमाटर पहुँचे हैं वो उनकी हालत जो है वो इस कदर बेहतर नहीं है, क्योंकि ईरान के टमाटर
जो है वो इस वक्त मार्केटों में नज़र नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है और क्यों टमाटर जो है वो मार्केटों में नहीं आए, इससे मुतालिक और मज़ीद बात करेंगे। जी सर बताइएगा कि ईरानी टमाटर इस वक्त किधर मौजूद है और आपकी दुकानों में तो वो नज़र नहीं आ रहे। ये हुक्मरान बड़े बड़े दावे करते हैं टमाटर आ रहे हैं, 12 कंटेनर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में टमाटर नहीं है और पंजाब में और सिंध में कई मिली टमाटर आ रहे हैं। दुकानदार हम 3 दिन हो गए टमाटर नहीं सेल कर रहे हैं। 320 रुपये 350 रुपये किलो मंडी में फ़रोख्त हो रहे हैं। जब इधर टमाटर आ जाते हैं 320 हम दुकानदार लाते हैं तो मजिस्ट्रेट जो है वो जुर्माने बारी जुर्माने करते हैं और किराए इतने हैं इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते, हम टमाटर लाने बंद कर दिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सब्जी फरोशों ने इस वक्त टमाटरों से बाइकआउट कर दिया जिसकी वजह से आवाम को भी बहुत मुश्किल पेश आ रही है। रमा मैं बता रही थी लाहौर से कि यहाँ पर जो सब्जी फरोश हैं वो कहते हैं कि टमाटर हमें मंडी से ही महंगा मिल रहा है। पेशावर को रुख करते हैं नाजरीन, पेशावर की सूरत हाल जान लेते हैं। आसिफ शकूर हमारे साथ हैं। आसिफ, पेशावर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, सब्जियों की कीमतें कहाँ पहुँची हुई हैं? देखिए पेशावर की सब्जी मंडी में मौजूद हैं जहां पर टमाटरों को लेकर शहरी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ईरानी टमाटर हुकूमत का कहना है कि आ गए हैं मार्केट में और कीमतें जो हैं वो अब स्टेबलाइज हो गई हैं, लेकिन कीमतें वैसी की वैसी हैं और शहरी जो हैं वो तमाम सब्जी तो खरीदते हैं लेकिन टमाटरों को छोड़ देते हैं। पूछते हैं कि एक खातून भी हमारे साथ मौजूद है। टमाटर आपने बहुत सारी सब्जी खरीदी है अभी थोड़ी देर पहले। सब्जी लिए सबसे महंगी सी 80 रुपए किलो मैंने लिए, 90 किलो आलू लिए, ठीक है ना। दूसरे आलू 40 रुपए, एक जगह पे मूली लिए 50 रुपए देते हैं, मैंने 20 रुपए की लिए। टमाटर लिए ही नहीं है क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। 400 रुपए किलो मैं लूँ तो सालन में मैं कितने दाने डालूं? मैं तो दही डालती हूँ, ये गलत बात है सब। फिर हम लोग चोरी पे उतर आएंगे, ठीक है ना। चोरी करेंगे फिर कोई भी नहीं हमको रोक सकता। तो बात है बेपर्दी वाले प्याज, कितना महंगा प्याज है, इतना प्याज हम ले सकते हैं? हमारे बच्चे 15,000 तनख्वाह लेते हैं, 20,000, तो इसमें हम कितने पूरे करेंगे? क्यों? ये गलत बात है। सब लोग शिकायत देते हैं। आज मेरे कोई मौका खुदा ने दिए तो मैं सही बात करती हूँ ना। आटा खरीद सकते हैं, पहले 700 की बोरी थी, अभी 1120 रुपए की मैं लेकर आई हूँ। क्यों? हम लोग किधर से करेंगे? ये बात देख, बात मेहरबानी करके ये टमाटर गरक कर टमाटरों को, फिर टमाटर बगैर सालन पकता है। दही उससे भी ज्यादा महंगा, दूध उससे भी ज्यादा महंगा। हमारे लोगों के बस बगैर है। का पैकेट मैं जिस टाइम 30 रुपए का लेती थी अभी 870 रुपए का लेते हैं। क्यों? मेरा 10 दिन भी नहीं होता। क्यों? हम लोग बूढ़ा आदमी है। मेरा घर वाला जाकर देखो, तलाशी भी ले लो, एक टमाटर भी मैंने नहीं लिया। जी शहरियों का ये कहना है कि सब्जी तो हम खरीद लेते हैं। सब्जी बिल्कुल सही। ये है सूरत हाल पेशावर की जहाँ पर खातून परेशान है और वो शिकायत कर रही हैं कि आखिर हम क्या खाएं, हर चीज़ महंगी हो गई है। लाड़काना में नाज़रीन 400 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे हैं शराज पठान, उनसे जानते हैं। शराज, 400 रुपए किलो टमाटर है लाड़काना में? जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात करें तो लाड़काना में भी जो महंगाई का तूफ़ान है वो उमड़ आया है और कल तक जो है वो 250 से 300 रुपये बिकने वाले जो टमाटर हैं आज 100 रुपये इजाफे के साथ 400 रुपये यानी कि 4 सेंचुरियाँ अपनी मुकम्मल कर चुके हैं। और ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो मुतवस्सित तबका है, जो गरीब तबका है, जो मेहनत कश तबका है, जो मजदूरी करता है और दिहाड़ी जो है पेशा तबका है, वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो हालिया बारिशें हुई हैं लाड़काना में उसके बायस तरसील जो है वो मार्केट में टमाटर की नहीं हो सकी है। और टमाटर की जो इकसाम है वो भी 2 किस्म की इकसाम यहाँ आ रही हैं। एक जो है वो इंतहाई नाकिस टमाटर है जिसमें दाग हैं, जिसमें जो है वो कीड़ा भी लगा हुआ है। वो टमाटर तकरीबन 200 से 250 रुपये में ये होटल मालिकान को बेच देते हैं जो वो अपनी सब्जियों बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, लाड़काना में अब फिर एक दफ़ा जो है टमाटर की कीमत 400 रुपये, जो कराची में 400 थी, आज लाड़काना में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टमाटर और ड्राई फ्रूट का रेट लगभग एक जैसा हो चुका है। अब ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि टमाटर जो है वो गरीब इंसान की पहुंच से बाहर जा चुका है और जिसकी वजह से जो है वो जो गरीब तबका है वो मुसलसल इस महंगाई में पिस रहा है। तो हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दाम लिए हैं लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह जो फ़ायदा है वो अभी तक आवाम तक नहीं पहुँच पाया है। बिल्कुल सही शराज पठान, बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, गरीब आदमी क्या करे, वो क्या पकाए, क्या खाए? टमाटर तो अब डॉलर से भी महंगा हो गया। मैं सिर्फ खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जो इस तरह के हालात हैं, जो मौसमी हालात हैं, जो हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत जो चीज़ों को कर नहीं पा रही है,
किसी भी सेक्टर में, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इन्होंने कहा कि हम इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं ताकि हमारा गैप कम हो। इन्होंने क्या किया कि बेसिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इंपोर्ट्स को बंद किया, गाड़ियों की असेंबलिंग बंद हो गई। अब मसला ये है कि आपके पास इंडस्ट्री बंद हो रही है, इंडस्ट्री बंद होने के नतीजे में बेरोजगारी फैल रही है बड़े पैमाने पर। ये इन्होंने हल निकाले हैं और इनके हल ऐसे हैं कि खुदा इनको समझे या इस सूरत हाल को आवाम समझें कि क्या क्या सूरत हाल इन्होंने पैदा कर दी है। फिर ये कि महंगाई की ये आलम है। मुझे खदशा लग रहा है, मुझे ख़तरा लग रहा है कि अल्लाह करे कि आने वाली फसल जो है वो बेहतर हो, वरना बहुत बड़ा क्राइसिस जो है पाकिस्तान का, ग़िज़ाई बहरान जो है वो आने वाली फसल। तो लगाई साहब, ये मौसम की वजह भी होती है क्या? अगर बारिशें हों ज़्यादा, जो कि हमने देखा हालिया दिनों में हुई हैं, और इस वजह से भी सर्दियों में भी कि काश्त टमाटर की मुतासर होती है, यकीनन मुतासर होती है। असल बात ये होती है कि आप मार्केट में सप्लाई का क्या मैकेनिज्म बनाते हैं। आज एक चीज़ पकी हुई है और आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, हुकूमत ने सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको नहीं फॉलो किया हुआ है। अब चीज़ नहीं पहुंच सकती है, ना पंजाब में ना सिंध में। आज एक तैयार फसल तैयार पड़ी हुई है और ठट्ठा में, बदीन में, आप आगे चले नवाबशाह में, मटियारी में आगे चले जाएं, जहां पर फसलें तैयार हैं वहां फसलें उठाने की पोजीशन नहीं आ रही है। और ऐसा है कि अगर एक और सर्दी पड़ी तो ये सारी की सारी फसलें जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। सारी की सारी फसलें शदीद सर्दी की ताब नहीं ला सकेंगी। ये पूरे मुल्क की सूरत हाल है। इसका मसला ये नहीं है कि आप जो है वो बहरान की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके पास मैकेनिज्म हो, स्टोरेज मैकेनिज्म हो, अगर आप चीज़ों को बेहतर तौर पर कर सकें। मैनेजमेंट नहीं है, असल चीज़ों मैनेजमेंट नहीं, इनको गवर्नेंस नहीं आती है, इनको तरीक़ाकार नहीं मालूम है कि जब इस तरह के बहरान होते हैं तो कैसे इक़दाम किए जाएं ताकि चीज़ों की सप्लाई ना रुक सके। इनके पास कोई तजर्बा ही नहीं है, कोई इनको मालूमात भी नहीं है, इस पर इनकी स्टडी भी नहीं है, कोई और काम तो करना होगा। बिल्कुल आप सही निशानदेही करें, ग़िज़ाई बहरान की जानिब अगर हम लोग जा रहे हैं तो उस पर कोई काम तो नज़र आए कि हुकूमत क्या स्ट्रेटजी अपना रही है। बिल्कुल सही लगारी साहब, ज़ाहिर दुआ गो हैं कि आवाम की मुश्किलात जो हैं वो थोड़ी बहुत हल हो सकें। जाते जाते मैं आपका एक टेक लेना चाहूँगी। ज़ाहिर अभी आपने भी देखा होगा कि जो भी कश्मीर में सूरत हाल चल रही है उस पर एक टीवी शो में, एक डिबेट पैनल में जो साबिक जनरल हैं SP सिन्हा, और वो सोच वही है उनकी इंतहा पसंदी वाली, और वो जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की है, वो कह रहे हैं कि जो दरिंदगी हो रही है और जो हबिस का निशाना बनाया जा रहा है कश्मीरी ख़वातीन को, वो होना चाहिए। इतनी ख़राब जहनियत, इतनी ख़राब सोच है उनकी। शर्मनाक, शर्मनाक। आप दुनिया में ऐसा नहीं होता है। टार्चर की 1000 शक्लें होती हैं और नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी फोर्सेस होती हैं उनमें भी एक अखलाकियात होती है। ये भी होता है अखलाकियात के जब देखते हैं तो कहते हैं कि जी हमें अपने मुखालिफ फौजी की लाश को मस्ख नहीं करना है, चूँकि आफ्टर ऑल दे आर आवर कॉमरेड्स इन यूनिफॉर्म, उसका भी ख्याल रखा जाता है। और कभी भी नहीं है, दुनिया के किसी भी कानून में नहीं है, जंग के हालात में भी ऐसा नहीं होता है कि ख़वातीन के हुकूक जो है मुअत्तल हो जाएं, या बच्चों के हकूक, या सिविलियंस के हकूक, या आम शहरी के हकूक। दुनिया के किसी उन्होंने तो ये भी ख्याल नहीं किया कि जहाँ देखें माजी की तबाहकुन तारीख अदवार की जंगों में भी ऐसा नहीं हुआ है कि फ़ौजें जो हैं वो अपने आप को तसर्रुफ समझ लें कि जनाब ये सब कुछ हमारी मिल्कियत है और हमने कश्मीर को मफतूहा इलाका समझकर उससे ज़्यादा बदतर हालात में रखकर इंडिया जो कुछ कर रहा है वो एक ऐसी फसल बो रहा है जिसका उसे फल उठाना होगा, जिसकी काश्त को उसने इस फसल को उठाना होगा। ये है इंडिया का टोटल वो भूल चुका है अपने बड़ों का, अपने उन लोगों का जिन लोगों ने। जब ये कर्फ्यू उठेगा तो फिर पता चलेगा भारत को कि उसको क्या उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बहुत शुक्रिया नज़ीर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।